दिल्ली में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। पौष इलाके 11 मूर्ति के पास एक बेकाबू थार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कई सवाल दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पर भी हैं। दिल्ली के पौष इलाके में थार ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी। थार से शराब की बोतल्स भी बरामद हुई हैं। वीआईपी नंबर वाली थार की टक्कर से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। हादसे में थार का अगला पहिया निकलकर अलग हो गया, बोनट भी क्षतिग्रस्त हो गया। यह हादसा राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। तस्वीरें दिल्ली के 11 मूर्ति इलाके की है। आपको बता दें कि यहाँ बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों से लेकर जजों तक के बंगले हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है। ये फिर भी एक बेकाबू थार ने 2 लोगों को कुचल दिया। थार से फॉरेंसिक टीम ने शराब की बोतल्स बरामद की हैं। एक्सीडेंट में थार का अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है। यह हादसा कितना भयानक था, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जब यह हादसा हुआ तब दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम था। सुबह सुबह की घटना है। 2 राहगीर सड़क किनारे चल रहे थे, उन्हें टक्कर मार दी गई। एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खास बात यह है कि थार से शराब की बोतल्स भी मिली हैं। थार का नंबर VIP है, UP 14GQ889811। अब ये देखिए तस्वीर एक बार फिर से, कैसे बेकाबू थार ने राहगीरों को टक्कर मारी। कई तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए वो तस्वीरें हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं, लेकिन जिस गाड़ी ने ये एक्सीडेंट किया है वो आपके सामने है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है 11 मूर्ति पर, और फॉरेंसिक टीम सारे सबूतों को जुटा रही है। जिन 2 लोगों को टक्कर मारी उनका सामान यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, और खून भी सड़क पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। एक शख्स की जान चली गई है। थार के अंदर शराब की बोतल्स बरामद हुई हैं। अब उनसे फॉरेंसिक की टीम सबूत जुटा रही है। 11 मूर्ति का ये इलाका राष्ट्रपति भवन से बस थोड़ी ही दूरी पर है, जहां पर यह हादसा हुआ। थार को जब्त कर लिया गया है। थार चलाकर यहां से जो लेकर आया था वो अभी फरार है। राजधानी दिल्ली के लुटियन दिल्ली इलाके में मदर टेरेसा क्रिसेंट मार्ग पर एक थार गाड़ी ने 2 राहगीरों को जो है टक्कर मारी है जोरदार, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई और एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आप देखें ये UP 14 रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है, यानी गाजियाबाद का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है, और थार गाड़ी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम मौके पर है। इस गाड़ी से शराब की बोतलें भी मिली हैं। गाड़ी चालक जो है वो अकेला था जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। दरअसल आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी की स्थिति को देखकर, कंडीशन को देखकर कि कितनी ज़ोरदार टक्कर रही होगी और गाड़ी की रफ्तार क्या रही होगी। इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी का जो अगला पहिया है वो पूरी तरीके से निकल गया है। फिलहाल गाड़ी जो है वो 3 मूर्ति की साइड से आ रही थी और सीधा तालकटोरा स्टेडियम की तरफ जा रही थी। तो उस दौरान ठीक जब यहाँ पर पहुंची तो पहले तो 2 राहगीरों को टक्कर मारी जो पैदल जा रहे थे, उसके बाद इस खंबे से टकराई और इस पूरे हादसे में एक शख्स की मौत हुई है और दूसरा घायल है। गाड़ी का नंबर है UP 14GQ8898। ये गाजियाबाद का रजिस्ट्रेशन नंबर है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है कि आखिरकार जो गाड़ी चला रहा शख्स था क्या उसने शराब पी हुई थी या फिर जो है हादसा किन कारणों से हुआ, इस बात की जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक की टीम जो है तमाम जो एविडेंस है वो मौके से कलेक्ट कर रही है। आप देखें यहाँ पर गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज थी कि गाड़ी के परखच्चे जो हैं सड़क पर बिखरे पड़े हैं। जिस शख्स को टक्कर मारी गई उसकी चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई है। इतनी जोरदार टक्कर तब इस थार चालक ने जो है तेज रफ्तार का थार चालक ने 2 पैदल चल रहे लोगों को जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ स्पॉट से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। कुमार, ये जो गाड़ी है जिसके बारे में आपने सारी डिटेल दी, क्या अभी तक पुलिस ये पता लगा पाई है कि कार का मालिक कौन है और कार चालक कौन है? क्या अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए गाड़ी के मालिक की पहचान हो गई है। आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर पुलिस ने मौके से तमाम जो एविडेंस थे वो कलेक्ट किए हैं FSL की टीम ने, और अब इसे क्रेन के जरिए यहाँ से उठाकर सीधा थाने ले जाया जा रहा है। दरअसल पुलिस ने ये गाड़ी जब्त कर ली है। दरअसल ये गाड़ी जो है सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब 11 मूर्ति की तरफ से आ रही थी। मदर टेरेसा क्रिसेंट मार्ग है जो कि ठीक राष्ट्रपति भवन के ठीक पीछे बना हुआ है, और पहले तो 2 राहगीरों को जो कि फुटपाथ पर चल रहे थे उन्हें टक्कर मारी और उसके बाद इस
स्ट्रीट पोल के खंबे में जो है स्ट्रीट लाइट के खंबे में टक्कर मारी और जिसके चलते आप देखिए रफ्तार कितनी तेज थी मीनाक्षी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो गाड़ी का पहिया है वो कितनी बुरी तरीके से डैमेज हुआ, पूरा मुड़ गया, निकल गया दरअसल, और अब इसे क्रेन के जरिए यहां से सड़क से हटाया जा रहा है। फिलहाल एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दरअसल ये गाड़ी जो है आपको दिखाएं तो ये जो फुटपाथ पर छोटा सा एक पोल लगा हुआ है लाल कलर का, यहां से लाल रंग के पोल के पास से फुटपाथ के ऊपर चढ़ी और फुटपाथ पर जो दो लोग जा रहे थे उन्हें जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई और एक जो है घायल हुआ है। तमाम जो सामान है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि गाड़ी के अंदर से शराब की बोतलें भी जो है पुलिस ने बरामद की हैं, जो कि खाली बोतलें थी। फिलहाल पुलिस जो है इस गाड़ी को जब्त करके सड़क से हटा रही है और सीधा थाने लेकर जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, साथ ही साथ उन लोगों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है जिनमें से एक की मौत हुई है और एक घायल हुआ है। और गाड़ी बताया जा रहा है कि गाड़ी किसी और शख्स की थी और उसका दोस्त जो है ये गाड़ी चला रहा था। तो पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। जी बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दबंगों ने कानपुर के वीआईपी रोड पर बहुत देर तक हंगामा किया। दरअसल उनकी एक राहगीर से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद कार सवार दबंगों ने उसे टक्कर मार दी। खुद को पब्लिक से घिरा हुआ देखकर कार सवार इधर उधर कार को दौड़ाने लगा, गाड़ियों को टक्कर मारने लगे, दुकानों के शटर को टक्कर मारने लगे। हंगामे के दौरान लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए और इसी दौरान मौका पाकर सारे दबंग यहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में धुत थे। ये देखें तस्वीर एक बार फिर से, कितनी गाड़ियों को टक्कर मारी है। अब बात धराली की करेंगे। धराली में 5 अगस्त को आई तबाही के बाद लापता जिंदगियों की तलाश जारी है। सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है, जिसके जरिए जमीन में दबे हुए लोगों को सर्च किया जा सकता है। 20 से 30 फीट तक फंसे हुए लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पूरे गंगोत्री रूट पर अलग अलग जगहों पर सुरक्षित निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। और इसी बीच इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ ने करीब 18 घंटे का पैदल सफर किया और 40 किलोमीटर के डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया। इस वक्त धराली से उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें। जिस जगह पर इंडिया टीवी की टीम पहुंची, उस जगह तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन अनामिका गौड़ हमारी संवाददाता अपने कैमरा पर्सन के साथ वहां तक पहुंची और वो बता रही है कि पूरा दलदली रास्ता है, चारों तरफ मलबा ही मलबा है। इस मलबे के बीच में जिंदगियों की तलाश करना चमत्कार से किसी कम नहीं है, लेकिन सेना की मदद से इस वक्त युद्ध स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। अब बात धराली की करेंगे। धराली में 5 अगस्त को आई तबाही के बाद लापता जिंदगियों की तलाश जारी है। सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है, जिसके जरिए जमीन में दबे हुए लोगों को सर्च किया जा सकता है। 20 से 30 फीट तक फंसे हुए लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पूरे गंगोत्री रूट पर अलग अलग जगहों पर सुरक्षित निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। और इसी बीच इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ ने करीब 18 घंटे का पैदल सफर किया और 40 किलोमीटर के डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया। इस वक्त धराली से उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें। जिस जगह पर इंडिया टीवी की टीम पहुंची, उस जगह तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन अनामिका गौड़ हमारी संवाददाता अपने कैमरा पर्सन के साथ वहां तक पहुंची और वो बता रही है कि पूरा दलदली रास्ता है, चारों तरफ मलबा ही मलबा है। इस मलबे के बीच में जिंदगियों की तलाश करना चमत्कार से किसी कम नहीं है, लेकिन सेना की मदद से इस वक्त युद्ध स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशन जारी है।
मलबे के नीचे रेडार के जरिए लोगों की तलाशी की जा रही है। धराली जाने के रास्ते में बहुत सारी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हमारी संवाददाता अनामिका को तस्वीरें आप देखें, इस लकड़ी के पुल के सहारे धीरे धीरे रेंग रेंग के, खिसक खिसक के, और वो भी कंधे पर लाइव व्यू लेकर। आप समझे, आप तक ये खबर पहुंचाना कितना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, वजन लेते हुए अपने कंधों पर, और फिर अनामिका धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही हैं। जान पर खेलकर अनामिका लगातार इस कोशिश में लगी हुई हैं कि धराली में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी एक एक इंफॉर्मेशन वो आप तक पहुंचाएं। ये देखें तस्वीरें, आप खुद अंदाजा लगाएं, चारों तरफ केवल पत्थर ही पत्थर है, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। धराली और इस रूट का पूरा इलाका पूरा खंडहर हो चुका है। पहले की तस्वीरें आप देखेंगे और अभी की तस्वीर देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अनामिका पहाड़ों के रास्ते यहाँ पर पहुंची। रास्ता इतना दुर्गम है कि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। समय हम धराली जाने वाले रास्ते में हैं और कम से कम 28 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। सड़क का रास्ता नहीं है, वॉश आउट हो चुकी हैं और पुल टूटे हुए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मुश्किल भरा रास्ता है उसे हम पार कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, लगभग 18 घंटे हो चुके हैं हमें चलते चलते। आप सोचिए, जिस वक्त अनामिका ये रिपोर्ट तैयार कर रही थी उस वक्त वो 28 किलोमीटर पैदल चलकर आ चुकी थी और फिर इस पथरीले रास्ते से होते हुए वो आगे तक जा रही थी। धराली में वाकई में विनाश आया है। इस रूट का पूरा इलाका सिर्फ खंडहर सा दिखाई देता है। जो कुछ भी था सब कुछ साफ हो चुका है। हम लगातार बीते 5 दिनों से आपको रिपोर्ट तो दिखा ही रहे हैं। ऐसी तबाही आई कि सड़क मार्ग पूरा खत्म हो चुका है। तो जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो हवाई रूट से ही चल रहा है। धराली में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सेना की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और एक्टिव मोड में यहां पर लगातार काम कर रही है। अब तक इस रूट से 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। अभी भी लोगों को बचाने का काम जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उफनते हुए सैलाब के बीच रेस्क्यू चल रहा है। एक एक जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा नामुमकिन सा लगता है किसी आम व्यक्ति के लिए, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम इस काम में माहिर है। अपने कंधे पर लेकर लोगों को बचा रही है। ये देखें इस तस्वीर को एक बार फिर से। कई सारे लोग जो हर्षल से रेस्क्यू किए गए उनका कहना ये था कि धराली में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। तो अगर उनके अपने इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं तो वो इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें, ये तस्वीरें देखें। धराली में भी चुनौतियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली में अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं। वो मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। इनकी तलाश में सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल कर रही है। एडवांस पेनिट्रेटिंग रेडार का अर्थ ये है कि एक ऐसा रेडार जो ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करते हुए वहां पर जिंदगियों की तलाश कर सकता है। उत्तरकाशी रूट पर डैमेज ब्रिज को सही करना सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सेना की टीम एक्टिव मोड में लगी हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार ब्रिज को क्लियर करने का काम किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में इस वक्त लैंडस्लाइड से भारी तबाही दिखाई दे रही है। अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगा, जिसके चलते हड़कंप मच गया। सिर्फ पहाड़ी में ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी बादलों के प्रहार से लोग बड़े परेशान हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। मथुरा में भी लगातार बारिश के चलते घाट डूबे हुए हैं। यमुना का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है। वहीं प्रयागराज में लोगों को गंगा यमुना का जलस्तर घटने से थोड़ी सी राहत मिली है। वैसा ही हाल वाराणसी में भी नजर आ रहा है, जहां नदी का पानी कम हो रहा है। इसके चलते अब केवल कीचड़ ही कीचड़ है। चारों तरफ देखिए, केवल कीचड़ नजर आ रहा है।
राजधानी दिल्ली की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां निचले इलाकों में रहने वाले लोग यमुना का वाटर लेवल देखकर डरे हुए हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास है, जिसके चलते निचले इलाकों में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आइए मथुरा की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मथुरा में भी यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मथुरा के घाट डूबे हुए हैं। कहीं पे ऐसा एहसास होता है कि कुछ राहत मिलेगी, तो कहीं पर अभी भी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। मुरादाबाद की भी तस्वीरें आपके सामने रख दें। मुरादाबाद में भी ऐसा जल सैलाब आया कि डराने वाली तस्वीर लेकर आया। मुरादाबाद में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक स्कूल की तस्वीर आपके सामने रख रही हूं, जहां केवल पानी है। पूरा स्कूल सैलाब की चपेट में आ गया है। रामगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस इलाके में लोगों के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन जरा सोचिए उन छोटे छोटे स्कूली बच्चों का स्कूल डूब गया है पानी में, उनकी पढ़ाई पर कितना बुरा असर पड़ा है। अब अगली खबर की बात, बिहार की बात। एफआईआर को लेकर यहां पर सियासी रार छिड़ी हुई है। तेजस्वी यादव अब तक खुद 2 वोटर आईडी कार्ड होने की वजह से आरोपों में फंसे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने एपिक नंबर वाला बम बीजेपी के पाले में भी फेंक दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर होने का दावा किया। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की एप्लीकेशन पर विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर दिखाए। तेजस्वी का दावा है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। डिप्टी सीएम 2 विधानसभा क्षेत्रों यानी कि लखीसराय और बांकीपुर पटना की वोटर लिस्ट में शामिल हैं और दोनों एपिक कार्ड में अलग अलग उम्र लिखी हुई है। अब ये भी गजब की परिस्थिति पैदा हो गई विजय सिन्हा के एपिक नंबर को लेकर। आरजेडी और कांग्रेस ये दावा कर रही है साहब 2-2 जगह के मतदाता हैं, लखीसराय और बांकीपुर पटना के भी मतदाता हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। ये कह के बिहार कांग्रेस भी तंज कस रहा है। तेजस्वी यादव तो बयान दे ही रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष के निशाने पर थे। सवाल उठाया जा रहा था कि भाई 2-2 वोटर आईडी कार्ड कैसे आ गए, 2-2 एपिक नंबर कैसे आ गए, इसका तेजस्वी को जवाब देना चाहिए। लेकिन अब देखिए यहां पर तो पासा ही उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दावा यह किया जा रहा है बिहार कांग्रेस और तेजस्वी यादव के द्वारा कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2-2 एपिक नंबर हैं। ये कहां से आ गए? तो देखिए आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा, तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं, तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। हाल ही में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव आयोग से तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की थी। तेजस्वी पर बीजेपी का दावा है कि उनके पास 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के वोटर आईडी हैं। चुनाव आयोग ने भी नोटिस देकर तेजस्वी यादव से डिटेल मांगी इस पर।
तेजस्वी का कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग को डिटेल दे दी है। अब विजय सिन्हा के नाम पर 2 वोटर आईडी कार्ड का दावा आरजेडी और कांग्रेस ने कर दिया। इसके चलते एक तरफ सियासत गर्मा गई। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि अब विजय सिन्हा से सवाल पूछा जाएगा कि नहीं। इस पूरे मामले से चुनाव आयोग की चिंता और जवाबदेही और ज्यादा बढ़ गई है। 8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा है कि किसी योग्य वोटर का नाम नहीं कटेगा, बिना वोटर की सुनवाई के नाम नहीं कटेगा। वोटर को सुनवाई का पूरा अवसर भी दिया जाएगा। योग्य वोटर को वोटर लिस्ट में लाने के लिए हर कदम उठाया गया है। गलत तरीके से किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। इसके लिए सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं।